हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का स्ट्रक्चर। जैसा कि आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं जिसकी वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं बेटा, सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर बोलते हैं। और लास्ट के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, लाइसोसोम और वैक्यूल के बारे में देखा था। तो देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बीच में ऐसी क्या क्या सिमिलरिटीज हैं जिसकी वजह से सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर इनको बोला जाता है। तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों के दोनों बेटा डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं। क्या है बेटा? डबल मेम्ब्रेन बाउंड। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो फुली परमिएबल होती है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की। यहाँ पे प्लास्टिड में हम किसको स्पेसिफाई कर रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट को। आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, इसकी वजह से ये क्या होती है, फुली परमिएबल होती है। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, प्रॉपरली परमिएबल नहीं होती है। ज्यादा जो है स्मूथ तो होती है बट इतनी स्मूथ भी नहीं होती, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है क्योंकि यहाँ पे पोरिन्स प्रेजेंट नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास में अपना खुद का डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, ये बात याद रखना है आपको, जिसकी वजह से ये अपने खुद के लिए प्रोटीन बना सकते हैं बेटा। क्यों? क्योंकि इनके पास में 70S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होता है। 70S टाइप ऑफ राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास ही अवेलेबल होता है बेटा। इसके अलावा जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हमने देखा था राइबोसोम प्रेजेंट था, जिसकी वजह से हमने उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया था। वो क्या था बेटा, वहां पर 80S राइबोसोम प्रेजेंट था, यहाँ पर 70S राइबोसोम प्रेजेंट है। दोनों में बेटा जो फिजन होता है वो बाइनरी फिजन के कैरेक्टर भी देखे जाते हैं यहाँ पर। अब जिसके खुद के पास में अपना डीएनए है, खुद के लिए प्रोटीन बना रहा है, खुद अपने आप में राइबोसोम प्रेजेंट है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री है। इस वजह से इन दोनों की दोनों ऑर्गेनेलीज को हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज। क्योंकि अपना इतना सारा काम खुद से कर सकते हैं, हर चीज के लिए साइटोप्लाज्म पर डिपेंड नहीं है। तो ये जो तीन कैरेक्टर हैं, ऐसे कुछ कैरेक्टर हमने प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर देखा था तब भी देखे थे। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि यूकेरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दो ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जिसको हम प्रोकैरियोटिक फीचर से एसोसिएट कर सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि दैट यूकेरियोटिक सेल हैव टू ऑर्गेनेलीज दैट आर डिफाइंड एज इट इज लाइक प्रोकैरियोटिक फीचर्स या प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये तीनों के तीनों क्या है बेटा, प्रोकैरियोटिक फीचर है इसके पास में। और सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज भी हैं। अब वन बाय वन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है बेटा वो कैसा है, सॉसेज शेप जैसा है। कैसा स्ट्रक्चर है बेटा इसका? सॉसेज शेप जैसा। अगर आप माइक्रोस्कोप में माइटोकॉन्ड्रिया को देखोगे और अगर आपने कोशिश की इसको स्टैन करने की, तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनेलीज है जो कि इजीली स्टैन नहीं होती है, इजीली दिखाई नहीं देती है। ये बात आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पता होना चाहिए। नॉट इजीली स्टैन। अब जब इजीली स्टैन नहीं हो रही तो फिर स्टैन कैसे होती है? स्टैन करने के लिए बेटा एक डाई होती है इसके पास में स्पेसिफिक, जिसको बोलते हैं हम जेनस ग्रीन।
जेनस ग्रीन का टाइप का एक डाई होता है, जिसकी वजह से ये स्पेसिफिक डाई है जिससे हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या स्टेन कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जैसा कि आपको पता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है, अपना खुद का बहुत सारा सामान इसके पास प्रेजेंट होता है, तो सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर भी इसको बोलते हैं। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के डायामीटर की बात करें बेटा, तो इसका डायामीटर होता है 0.2 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की मैं लेंथ की बात करूं तो बेटा इसकी लेंथ है 1 माइक्रोमीटर से 4.1 माइक्रोमीटर। ओके, तो डायामीटर भी आपको पता होना चाहिए। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ये भी आपको पता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाने की देखूं तो ये ऑलमोस्ट ओवल राउंड शेप जैसा स्ट्रक्चर होता है। डबल मेम्ब्रेन है तो इसका जो इनर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है बेटा, वो क्या होता है, अपने आप में थोड़ा फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें मॉडिफिकेशन करके फोल्डिंग्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो बाहर मैंने बनाया बेटा, ये है आउटर मेम्ब्रेन। अंदर की तरफ ये रेड कलर से जो मैंने बनाया बेटा, वो इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन फुली परमिएबल होती है, हमें पता है, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर पोरिन्स प्रेजेंट है। लेकिन जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, फुली परमिएबल नहीं होती है। और इसकी इनर मेम्ब्रेन में एक स्पेसिफिक टाइप के लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कार्डियोलिपिड्स। दो मेम्ब्रेन के बीच में आप लोग ये देख पा रहे हैं क्या प्रेजेंट है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस प्रेजेंट है बेटा। इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस प्रेजेंट है। अब आप देख रहे हैं ये जो इनर मेम्ब्रेन है, अंदर वाली मेम्ब्रेन है, उसने अपने अंदर की तरफ कुछ फोल्डिंग्स बनाई। ये फोल्डिंग्स बाहर की तरफ नहीं है बेटा, इसका इन्वेजिनेशन बाहर की तरफ नहीं हुआ, अंदर की तरफ ये फोल्ड हुई है। और ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो फोल्डिंग्स हैं और इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो ये कुछ लिक्विड प्रेजेंट होता है, इस पार्ट को बेटा हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं बेटा मैट्रिक्स। अब ये इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ ये जो नुकीली स्ट्रक्चर बना रही है, फोल्ड होकर जो स्ट्रक्चर बना रही है, इस स्ट्रक्चर को बेटा बोला जाता है क्रिस्टी। क्या बोला जाता है, क्रिस्टी। आपको पता ही है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के पास। कुछ आरएनएस भी प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, आरएनए, और ये है बेटा आपका डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। 70S टाइप ऑफ राइबोसोम भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया में जो बाहर वाला मेम्ब्रेन है उसमें तो पोरिन्स अवेलेबल है, इनर वाला मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्डिंग्स कर कर ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसको मैंने क्रिस्टी या ऑक्सीजोम भी नाम बोल सकते हैं बोला है। इस इनर मेम्ब्रेन के पास में बेटा अपने खुद के क्या होते हैं, अपने खुद के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इनर मेम्ब्रेन के पास में भी। और ये जो मैट्रिक्स वाला, ये आपने यहाँ पर देखा है कि कुछ लिक्विड जैसा स्ट्रक्चर है, जैसा कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वैसे यहाँ पर ये जो मटेरियल प्रेजेंट है जिसको मैंने मैट्रिक्स नाम दिया है, इस मैट्रिक्स के पास में भी क्या होते हैं, अपने खुद के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। मैट्रिक्स के पास जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ पे, टीसीए साइकिल में या क्रेब साइकिल में हेल्प करते हैं। और इनर मेम्ब्रेन के पास में जो आपके एंजाइम प्रेजेंट होते हैं बेटा, वो करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ईटीसी एंजाइम होते हैं यहाँ पे, और वहां पर हेल्प करते हैं बेटा। अब ये जो क्रिस्टी है, इस क्रिस्टी की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है। ये लाइक बेस होता है, इसका खुद का अपना हेड होता है और इसका स्टॉक होता है, इस तरह से ये स्ट्रक्चर होती है। और ये जो इसका हेड वाला जो पार्ट होता है वो किसकी तरफ फोल्ड मूव करता है, मैट्रिक्स की तरफ। मैट्रिक्स की तरफ झुका हुआ होता है, मैट्रिक्स की तरफ इसका
हेड वाले पार्ट का मुंह होता है। ये क्या है बेटा, आपकी क्रिस्टी या ऑक्सीसोम। मैंने जैसा कि अभी बात किया, मैट्रिक्स में जो एंजाइम प्रेजेंट है वो कहाँ पे हेल्प करते हैं, टीसीए साइकिल या फिर इसी का दूसरा नाम है क्रेब्स साइकिल में। लेकिन जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है, इसके जो एंजाइम है वो ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाले एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वहां पे हेल्प करते हैं। अब हम प्रॉपरली जो हमने अभी क्रिस्टी देखी है उसके स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा बना के। इस तरह से स्ट्रक्चर था उसका, हेड है, स्टॉक है और बेस है। ठीक है बेटा, ये क्या होता है, बेस है इसका, ये इस डंडी जो है ये इसका स्टॉक है और ये वाला जो पार्ट है ये इसका हेड है। जो क्रिस्टी का हेड होता है बेटा, इस क्रिस्टी के हेड में एटीपी सिंथेस करने वाले जो एंजाइम है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है बेटा, एटीपी सिंथेस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर जो है, इस क्रिस्टी का एक और नाम होता है, इस क्रिस्टी का दूसरा नाम क्या है बेटा, वो आप देखो। इस क्रिस्टी का दूसरा नाम है बेटा एफ नोड F1 पार्टिकल। इसको एफ नोड F1 पार्टिकल क्यों बोला है, ये सिर नजर आ रहा है ऐसे गोल गोल राउंड राउंड जीरो जैसा, तो एफ नोड, ये स्टोक वन जैसा डंडा बना हुआ है, तो एफ नोड F1 पार्टिकल किसके नाम पर दिया है, फर्नांडिस के नाम पे दिया हुआ है। और इस एफ नोड F1 पार्टिकल को आप एलिमेंट्री पार्टिकल भी बोल सकते हो बेटा। क्या, एलिमेंट्री पार्टिकल। इसी एलिमेंट्री पार्टिकल को आप बोल सकते हो बेटा फर्नांडिस पार्टिकल या मॉरल्स या फिर ऑक्सीसोम। एटीपी सिंथेस करने वाले एंजाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी कि एटीपी बनाने का काम करेगा। तो एक तरह से आप ये भी बोल सकते हो कि ये किस में हेल्प कर रहा है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। इसीलिए क्योंकि एटीपी सिंथेस करने वाले एंजाइम है, एटीपी बनाने का काम कर रहा है, एनर्जी बना रहा है, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को बेटा क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, ये याद रखना है, इजीली स्टैंड नहीं होता है, ये भी याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जो है वो देखना है कि कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, आउटर मेम्ब्रेन जो है पोरिन्स प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन में एक तरह का स्पेशल लिपिड प्रेजेंट है जिसे कार्डियोलिपिड्स बोला जाता है। एक और चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है बेटा, जो आउटर मेम्ब्रेन में, ऑब्वियस सी बात है आउटर मेम्ब्रेन है या इनर मेम्ब्रेन है, किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो आउटर मेम्ब्रेन में जो लिपिड और प्रोटीन का अमाउंट होता है, लिपिड एंड प्रोटीन का, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, 40% लिपिड होता है आउटर मेम्ब्रेन में और 60% यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट होता है। लेकिन वहीं इनर मेम्ब्रेन में बेटा क्या होता है, 80% प्रोटीन प्रेजेंट है और साथ में आपका 20% लिपिड प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ अब हम बात करते हैं प्लास्टिड के बारे में। 3 टाइप ऑफ प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं बेटा, 3 टाइप ऑफ प्लास्टिड होते हैं। प्लास्टिड पहली बात तो यूकैरियोटिक सेल में, एनिमल सेल के अंदर नहीं प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड आपके कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड जो है 3 टाइप्स के हैं, कौन कौन से वो देखो।
नंबर 1 पे है बेटा ल्यूकोप्लास्ट। नंबर 2 टाइप ऑफ प्लास्ट इज कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट एंड नंबर 3 इज क्लोरोप्लास्ट। कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? प्लांट सेल में। कहाँ पे? प्लांट सेल में। एनिमल सेल में कोई काम नहीं है, क्योंकि ना तो एनिमल सेल में फोटोसिंथेसिस होता है ना कोई पिगमेंट होता है, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट बेटा एक ऐसा प्लास्टिड है जिसमें क्या होता है बेटा, पिगमेंट एब्सेंट होता है। क्या होता है? पिगमेंट एब्सेंट होता है। अब तुम सोचोगे जब पिगमेंट ही नहीं है तो इसका काम क्या है, अभी डिस्कस करेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बेटा, ग्रेना भी एब्सेंट होता है, पिगमेंट भी एब्सेंट होता है, ठीक है। इसलिए ये वाला जो प्लास्टिड है वो कैसा है बेटा, कलरलेस प्लास्टिड है। क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड की अगर मैं बात करूं तो क्रोमोप्लास्ट जो प्लास्टिड है वो ग्रीन कलर को छोड़ के बाकी सभी कलर्स के जो प्लास्टिड होंगे वो क्रोमोप्लास्ट में आएंगे। ग्रीन वाला किस में आता है? क्लोरोप्लास्ट में। तो क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है बेटा, एक कैरोटीनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होता है। कैरोटीनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होता है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है बेटा, केरेटिन एंड ज़ैंथोफिल होगा, जिसकी वजह से ये ग्रीन कलर को छोड़ के लाइक येलो, ऑरेंज, रेड इस कलर के क्रोमोप्लास्ट आपको नजर आएंगे। क्लोरोप्लास्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होने की वजह से पहली बात तो बेटा ये होंगे ग्रीन कलर के। क्लोरोफिल प्रेजेंट है यानी कि ग्रेना भी प्रेजेंट होगा, और अगर ग्रेना प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। These are 3 टाइप्स ऑफ क्या है बेटा, प्लास्टिड है। अब अगर मैं बात करूं ल्यूकोप्लास्ट, तो कलर दे नहीं रहा, पिगमेंट है नहीं, तो ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ल्यूकोप्लास्ट को। किसको बेटा? ल्यूकोप्लास्ट को। तो ल्यूकोप्लास्ट बेटा कलर तो देगा नहीं, पिगमेंट है नहीं, इसलिए ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन है बेटा चीजों को स्टोर करने का। स्टोरेज का काम किसका है बेटा? ल्यूकोप्लास्ट का। ये स्टोरेज करने का काम करता है। और ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज ल्यूकोप्लास्ट आर 3 टाइप्स। अलग अलग चीजें स्टोर करेगा भाई, एक ही चीजें ये थोड़ी है कि हाँ मैं तो ऑयल को स्टोर करूंगा, नहीं 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 मैं तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट स्टोर करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ल्यूकोप्लास्ट अलग अलग टाइप का होता है। क्यों होता है बेटा अलग अलग टाइप का? क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट, अगर आपका ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर कर रहा है तो हम इसको बोलेंगे एमाइलोप्लास्ट। क्या बोलेंगे बेटा? एमाइलोप्लास्ट। 3 टाइप के देखे हमने, 3 टाइप्स का ल्यूकोप्लास्ट हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्च को स्टोर कर रहा है तो एमाइलोप्लास्ट का ल्यूकोप्लास्ट, टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। नंबर 2 है बेटा इलियोप्लास्ट एंड नंबर 3 इज एल्यूरोप्लास्ट। अब एमाइलोप्लास्ट में क्या होगा बेटा, स्टोर करेगा ये स्टार्च को, इसलिए इसको एमाइलोप्लास्ट ऑफ ल्यूकोप्लास्ट बोलेंगे। इलियोप्लास्ट का मतलब है बेटा फैट या लिक्विड को स्टोर करने वाला ल्यूकोप्लास्ट होता है आपका इलियोप्लास्ट। और अगर एल्यूरोन यानी कि प्रोटीन को स्टोर करता है तो उसको बोलेंगे बेटा हम एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है। टाइप ऑफ प्लास्टिड। स्टार्च को स्टोर करेगा, यानी कि स्टार्च को स्टोर तो वहीं पे करेगा ना जिन पौधों में, जिन प्लांट्स में स्टार्च की क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो स्टार्च सबसे ज्यादा आपका कहाँ पे होता है बेटा? अगर मैं बात करूं तो राइस में स्टार्च बहुत है, पोटैटो में आपका स्टार्च बहुत है। ऑयल कहाँ पर होगा? फैट, ऑयल या लिपिड की मैं बात करूं स्टोर करने की तो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? ये प्रेजेंट होगा बेटा कैस्टर में। कैस्टर में ऑयल होता है ना,
तो वहां पर ही प्रेजेंट होगा इलियोप्लास्ट। आपकी ग्राउंड नट हो गई मूंगफली, कोकोनट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर क्या होगा, इलियोप्लास्ट टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट आपका होगा। अगर मैं बात करूं एल्यूरोप्लास्ट की, एल्यूरोन लेयर को या प्रोटीन को स्टोर करने वाला प्लास्टिड है, तो ये कहां पे होगा, याद करो मेज की एनाटॉमी, एल्यूरोन लेयर वहां पे ही होती है। जहां पे एल्यूरोन लेयर होगी, एल्यूरोन लेयर होगी वहां पे ये वाला प्रोटीन स्टोर होगा। यानी कि कहां पे बेटा, ये मेज, व्हीट, इन सब में क्या होगा, एल्यूरोप्लास्ट टाइप ऑफ प्लास्टिड होगा। ठीक है, सोयाबीन वगैरह में। तो ये ल्यूकोप्लास्ट की मैंने बात कर ली। अब ल्यूकोप्लास्ट तो चलो पिगमेंट दे नहीं रहा, उसका काम ही स्टोरेज है, लेकिन आपका ये जो क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट है, ये क्या होता है बेटा, आपस में चेंज होते रहते हैं। यानी कि क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट जो है आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे होगा। तुम्हें पता है, तुम बाजार जाते हो, तुम तो जाते नहीं हो, तुम्हारी मम्मी कभी कभी जाती होंगी या पापा जाते होंगे, ठीक है, वहां से टमाटर वमाटर उठा के ले आते हैं, ठीक है, लाल मिर्च तो नहीं, हरी मिर्च उठा के ले आते हैं। कभी कभी चीजें बहुत सस्ती भी होती हैं, तो क्या होता है, फ्री में या फिर सस्ते में जो चीज मिलती है उसकी वैल्यू नहीं होती है, तो वो भी क्या होती है बेटा, बहुत सारी आ जाती है अपने घर पे, ठीक है ना, कि उठा लाओ किलो 2 किलो। अब वो जब सस्ती चीज आती है तो क्या होता है, उसको खाने का मन भी कम करता है। तो वो सस्ती चीज हमने मंगवा तो ली, बट अब हमसे खाई भी नहीं जा रही है, तो वो बेचारी फ्रिज में सड़ रही है, बाहर पड़ी हुई है, ऐसे ही कुछ काम उसका आ नहीं रहा, ठीक है, काम उसका आ नहीं रहा। तो हमने बोला ग्रीन कलर को छोड़कर, ऐसा ही था, ग्रीन कलर को छोड़कर जो भी होगा वो क्रोमोप्लास्ट है। तो आपने देखा होगा जो टमाटर आते हैं वो थोड़े ग्रीन ग्रीन टाइप के, येलोइश टाइप के होते हैं, ग्रीन से होते हैं टमाटर। तो ग्रीन कलर का टमाटर रखा रखा ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, रेड हो जाता है। थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं 2-4 दिन रखा हुआ है, धीरे धीरे उसमें लालपन आने लग जाता है, धीरे धीरे वो पकने लग जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रोमोप्लास्ट नो, क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो रहा है। वैसा ही हाल मिर्च का है। चिली, लाल मिर्च जो होती है रखी रखी लाल हो जाती है, वो बाजार से तो हम हरी मिर्ची खरीद के लाते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद जब हम उनकी कदर नहीं करते हैं, पड़ी रहती, तो धीरे धीरे देखते हैं कि वो ग्रीन वाली जो मिर्च थी वो किसमें, रेड चिली में कन्वर्ट हो गई है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, आपका क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया है। आ गई बात समझ में। अब ये क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट तो ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में इतना ही आपको याद रखना है, कहाँ पे पिगमेंट होता है, किस कलर का पिगमेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर इस चैप्टर में बहुत डीपली हम लोगों को स्टडी करना है। फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में भी आता है, लेकिन स्ट्रक्चर डीपली यहाँ पर हमें डिस्कस करना है। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्लोरोप्लास्ट। ओके, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता कैसा है। जैसा कि हमको पता है क्लोरोप्लास्ट भी क्या है बेटा, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। किसकी तरह, किसकी तरह बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। दो ही तो ऑर्गेनेलीज हैं जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड हैं। यहां से भी उठा सकते थे ना, रुको एक सेकेंड, अभी करते हैं।
अब आपका ये जो क्लोरोप्लास्ट है बेटा, ये राउंड शेप भी हो सकता है, ओवल शेप भी हो सकता है, डिस्क शेप में भी हो सकता है और स्फेरिकल शेप में भी हो सकता है। इसका कोई शेप डिफाइन नहीं है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है, आपको पता है। तो जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है ये क्या होगी बेटा, आउटर मेम्ब्रेन। क्या हो गई, आउटर मेम्ब्रेन। अंदर वाली मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे बेटा, इनर मेम्ब्रेन। वही वाला हाल है कि आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल होगी, इनर मेम्ब्रेन क्या होगी बेटा, सिलेक्टिवली परमिएबल होगी। इनर मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होगी, यहाँ पर ये पूरी फुली परमिएबल होगी क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा आपके पोरिन्स। दो मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्पेस आपको नजर आ रहा है, इसको मैं क्या बोलूंगी, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। अब यहां पर इनर मेम्ब्रेन जो है वो किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं कर रही, सेल मेम्ब्रेन का यहाँ पर जो है इन्वेजिनेशन नहीं हो रहा है, मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है, अंदर की तरफ फोल्डिंग्स नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल है, एकदम चिल। लेकिन क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल है। अब यहाँ पे अंदर की तरफ जो मटेरियल प्रेजेंट होता है किसमें, क्लोरोप्लास्ट में, इसको बेटा बोला जाता है क्या, स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं इसको हम, स्ट्रोमा बोलते हैं। जैसे कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया में हमने देखा था कि वहां पर क्या था, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट था, वैसा यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे भी आपको आरएनएज नजर आएंगे, यहाँ पे भी आप देखोगे 70S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। तो नाम लिख लेते हैं पहले, फिर स्ट्रक्चर देखते हैं। ये क्या है बेटा, राइबोसोम। ये है आपका डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, और ये है बेटा आपका आरएनए। अब आपके क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में बेटा हम देखते हैं कि इस तरह से, किस तरह से, इस तरह से बेटा यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। कॉइन्स की तरफ की फॉर्म में क्या होती है बेटा, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। कॉइन्स की फॉर्म में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। जैसे कॉइन्स को एक के ऊपर एक रखते हैं तो बनता है ना, जत्था सा बन जाता है, सेक लाइक स्ट्रक्चर, बोरी लाइक स्ट्रक्चर। एक के ऊपर एक बोरी जमी हुई है, एक के ऊपर एक बोरी जमी हुई है, कॉइन्स की तरह ये नजर आ रही है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को बेटा हम बोलते हैं क्या, थाइलेकोइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको, ये है बेटा आपकी थाइलेकोइड। अब ये जो थाइलेकोइड होते हैं, इसमें सिक्कों में एक के ऊपर एक जमता जा रहा है, सेक लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, तो इस स्ट्रक्चर को बेटा बोला जाता है क्या, ग्रेना। ग्रेना इस पूरी स्ट्रक्चर को, ये एक ग्रेना, ये दूसरा ग्रेना, ये तीसरा ग्रेना, इस पूरी स्ट्रक्चर को ग्रेना बोला जा रहा है। लेकिन सिंगुलर में इस ग्रेना को हम क्या बोलते हैं बेटा, सिंगुलर फॉर्म में ग्रेनम बोलते हैं। सिंगुलर फॉर्म में इसको बेटा बोलते हैं ग्रेनम, ये भी आपको याद रखना है। अब एक थाइलेकोइड का जो बना हुआ ग्रेना है, वैसे ही बाकी ग्रेना है। अब एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से जिस स्ट्रक्चर के थ्रू क्या होता है बेटा, कनेक्टेड होता है, जुड़ा हुआ होता है, इस तरह से, जैसे कि ये जुड़ा हुआ है, ऐसे ये चीजें क्या होती है बेटा, आपस में जुड़ी हुई होते हैं। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर जिससे एक ग्रेना दूसरे थाइलेकोइड ग्रेना से अटैच्ड है, इस स्ट्रक्चर को बेटा नाम दिया जाता है स्ट्रोमा। इस स्ट्रक्चर को बेटा हम बोलते हैं स्ट्रोमा लेमेली।
अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो ग्रेना है, सिक्का जो बना हुआ है, ये पूरा ग्रेना है। एक सिक्के को मैं ग्रेनम बोल रही हूँ, ठीक है, सिक्के लाइक स्ट्रक्चर है, कॉर्न लाइक। तो ये बीच में जो स्पेस इसका प्रेजेंट है बेटा, इसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं इस स्पेस को? ल्यूमेन बोलते हैं। अब ये जो थाइलेकोइड स्ट्रक्चर है, थाइलेकोइड बना हुआ है सिक्के जैसा, थाइलेकोइड से बना हुआ ये एक सिक्का है, ग्रेनम है। इसकी मेम्ब्रेन में बेटा क्या प्रेजेंट होता है आपका? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब क्लोरोफिल अगर इसकी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है तो आपकी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन भी कहां पर होगी? थाइलेकोइड के अंदर आपकी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। तो मैं क्या बोल सकती हूँ? मैं ये बोल सकती हूँ बेटा कि जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन का मतलब क्या? फोटोसिंथेसिस के लिए जो एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ये सारी चीजें हम फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में डीपली पढ़ेंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि लाइट रिएक्शन जो होती है बेटा वो कहाँ पे होती है? थाइलेकोइड में। कहाँ होती है बेटा? थाइलेकोइड में। और डार्क रिएक्शन बेटा आपकी होती है स्ट्रोमा वाले भाग में। कहाँ पे होती है? स्ट्रोमा वाले पार्ट में। तो आप देख सकते हैं कि ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, आरएनए, अंदर वाला जो पार्ट है जिसमें स्ट्रोमा प्रेजेंट है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। और ये जो थाइलेकोइड है जिसकी मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वहां पे हमें लाइट रिएक्शन देखने को मिलेगी। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों की दोनों फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है बेटा। और इस क्लोरोप्लास्ट जो है आपका, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इसको भी बेटा सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर बोला जाता है। ये भी आपको पता है कि इसको भी हम क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्यों सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज बोलते हैं? क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए इसके पास में खुद का 70S टाइप ऑफ राइबोसोम इसके पास में क्या है बेटा? प्रेजेंट है। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है बेटा, ये सेल टू सेल वेरी करता है। ऐसा नहीं कि सभी की सभी जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है सब में एक जैसा क्लोरोप्लास्ट होगा या नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट सेम होगा, नहीं होगा। अगर मैं बात करूं ग्रीन एल्गी की, तो वहां पे एक सेल में 20 से 40 मैक्सिमम क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। वहीं अगर मैं क्लेमाइडोमोनास की बात करूं तो वहां पे क्या होता है बेटा? एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट मैक्सिमम वहां पे प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट की अगर आप देखेंगे कि शेप जो है वो फिक्स नहीं है, राउंड भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है, स्फेरिकल शेप्ड में भी हो सकती है। सो नाउ स्टूडेंट्स, वी आर डन विद माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेटा सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम का स्ट्रक्चर हम देखेंगे, सीलिया एंड फ्लेजिला के बारे में हम पढ़ेंगे, और हम देखेंगे बेटा वहां पर कि साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर क्या होती है और वो किस तरह से काम करती हैं। तब तक के लिए आपको टाइम से नोट्स बनाने हैं, रेगुलरिटी से अपने वीडियोस देखने हैं और एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू सो मच।